जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब स्टूडेंट्स, जो मैंने आपके साथ बात ख़त्म की थी जहाँ पिछले सेशन में, वो यही थी कि किसी भी एल्गोरिदम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं या स्टेप्स हैं, उनके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस है, या उसमें हमारे पास सिलेक्शन है, और या उसमें हमारे पास रेपिटिशन है। तो अब इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए वाई नॉट कि हम एक छोटी छोटी एग्जांपल्स लें, जिससे आपको ये वाली बात जो मैं कर रहा हूँ ये आपको क्लियर हो जाए। तो पहली एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जी लेट्स सपोज हमारे पास उस्मान एक बंदा है, और उस्मान जो है वो अपने बेडरूम में जाना चाहता है, और जो बेडरूम का डोर है वो ओपन है, और जहां इस वक्त उस्मान खड़ा है वहां से उसका बेडरूम 3 स्टेप्स के डिस्टेंस पे है। तो अब अगर हमने इसका एल्गोरिथम बनाना है कि उस्मान अपने बेडरूम में एंटर हो, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी स्टेप फॉरवर्ड। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड। फिर इसी के लिए हम दोबारा लिख देते हैं 1 स्टेप फॉरवर्ड, फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड, और उसके बाद हम कहते हैं जी एंटर द रूम, एंड लेट्स सपोज हम कह देते हैं मूव इन द रूम। अब स्टूडेंट्स, आप अगर इस बात को विजुलाइज करें जो मैंने आपको कही है, तो देखें सबसे पहले उसने जहां से वो खड़ा था उस्मान, उसने एक स्टेप आगे लिया तो वो यहाँ पहुंच गया। फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन 2 में उसने यहाँ से एक स्टेप आगे लिया, वो यहाँ पहुंच गया। फिर इंस्ट्रक्शन 3 में उसने यहाँ से एक स्टेप लिया तो वो यहाँ पे अपने बेडरूम के डोर पे पहुंच गया। डोर ओपन था, वो रूम के अंदर एंटर हो गया, और उसके बाद उसने रूम के अंदर मूव करना शुरू कर दिया। सो अगर आप इस चीज़ को विजुलाइज करें, तो जो मैंने आपसे बात की थी वो बिल्कुल मैप हो रही है कि ये जो काइंड ऑफ एल्गोरिदम है ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये सीक्वेंस से बिलोंग कर रहा है, जिसके अंदर आपके स्टेप्स सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। पहले स्टेप 1, फिर यानी कि आपका एल्गोरिदम का स्टेप 1, फिर एल्गोरिदम का स्टेप 2, एल्गोरिदम का स्टेप 3, एल्गोरिदम का स्टेप 4, और एल्गोरिदम का स्टेप 5। तो आई होप आपको ये वाली जो मेरी एग्जांपल है ये समझ आ गई होगी। तो अब इसी के ऊपर हम जो फर्दर एग्जांपल है उसको बिल्ड करते हैं, और वो किसके लिए होगी, सिलेक्शन के लिए। जी वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। तो ओवरऑल प्रॉब्लम हमारा सेम है, और प्रॉब्लम हमारा क्या है, प्रॉब्लम हमारा ये है कि जनाब उस्मान ने अपने बेडरूम में एंटर होना है। बेडरूम उससे 3 स्टेप्स के डिस्टेंस पे है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अब हमारे हमें नहीं पता पहले से, और वो ये नहीं पता कि जो रूम का डोर है वी डोंट नो इन एडवांस कि क्या वो ओपन है या वो क्लोज है। ठीक है, तो अब इस एल्गोरिदम को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें जो हमारा पहला स्टेप है वो एग्जैक्टली वही है, मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड। फिर जनाब हमारे पास जो हमारा दूसरा इसमें स्टेप है वो भी एग्जैक्टली यही है कि मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो ये 2 स्टेप हो गए, तीसरा भी स्टेप सीक्वेंस में वही है। अब वो इस डोर पे पहुंच गया है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता, क्योंकि पहले तो हमने पिछले केस में क्या किया था कि हमें पता था डोर ओपन है तो वो डायरेक्टली रूम के अंदर एंटर हो गया था। अब यहाँ पर स्टेप 4 में बेसिकली एक कंडीशन चेक होगी, और वो कंडीशन क्या कहती है कि इफ डोर इज ओपन, अगर तो डोर ओपन है तो क्या करो, एंटर द रूम। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जब हमने डोर को चेक किया और डोर ओपन नहीं था, तो इसका दूसरा केस क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑफ कोर्स एल्स के पार्ट में, और हमें पता है कि एल्स क्या है,
एल्स वो पार्ट है जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला कोड का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें पहला स्टेप क्या करो, ओपन द डोर, ओपन द डोर, और उसके बाद फिर एंटर दी रूम, और फिर आखिर में ऑफ कोर्स मूव इन रूम। अब स्टूडेंट्स अगर आप एक चीज नोट कीजिए, तो जो ये वाला लाइन है जिसमें एंटर द रूम, और यहां पर फिर ये एंटर द रूम, और फिर ये मूव इन द रूम, ये जो एंटर द रूम है ये तो दोनों सूरतों में होना ही है, लेकिन इसको करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या डोर ओपन था या डोर क्लोज था। सो इन केस ऑफ डोर क्लोज, फर्स्ट यू नीड टू ओपन द डोर एंड देन एंटर इन द रूम। इसका मतलब है अब हमारा जो कोड है उसके अंदर क्या चीज आ गई है, उसके अंदर सिलेक्शन आ गई है। और वो सिलेक्शन क्या कह रही है, वो सिलेक्शन हमें ये कह रही है कि भाई आपने रूम में दाखिल होने से पहले एक कंडीशन चेक करनी है, जो कंडीशन हमें ये बता रही होगी कि क्या डोर ओपन है या डोर क्लोज है। एक तो भाई गर्मी ऑफ कोर्स बड़ी है, सो लेट्स सी, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे आपको भी फ़ायदा होगा, और जो हमारी एफर्ट है ऑफ कोर्स इट विल पे बैक टू अस एज वेल इन टर्म्स ऑफ योर लव, और जो आपकी लर्निंग है उसकी फॉर्म में इंशाल्लाह। सो ये वाली एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली सिलेक्शन से रिलेटेड। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगर आप नोट कीजिए, मैं अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेपिटेशन की एग्जांपल में कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर आप देखें तो ये तीन काम है जिसमें आप मूव वन स्टेप, फिर आप मूव सेकंड स्टेप, फिर आप मूव थर्ड स्टेप। ये जो आप काम कर रहे हैं, इस काम को अगर मैं वन बाय वन करने की बजाय यहां पर सिंपल ये कह दूं, इन तीनों को खत्म कर देता हूं, और यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितने स्टेप्स लेके रूम तक जाना है, तो मैं यहाँ पे अगर कह दूं रिपीट, अब क्या चीज रिपीट करनी है, टेक स्टेप। कितनी दफा करनी है भाई, एक, दो और तीन, रिपीट 3 टाइम्स। और हर दफा जब ये फर्स्ट टाइम हुआगा तो ये काम होगा, फिर यहाँ से वापस जाएंगे, सेकंड टाइम होगा, फिर ये काम होगा, फिर थर्ड टाइम ये काम होगा। जब ये 3 टाइम हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे हम वही काम दोबारा चेक कर लेंगे। इफ डोर इज ओपन, सो क्या करो, एंटर, एल्स क्या करो, ओपन करो पहले डोर को, और फिर उसके बाद एंटर करो, और फिर ऑफ कोर्स खुला घूमो किसमें, रूम में, मूव इन दी रूम। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखें तो इस कोड में आपको रेपिटेशन का सीक्वेंस भी मिल रहा है, और इसी कोड में आपको ये जो कंडीशन का सिलेक्शन का सीक्वेंस है वो भी मिल रहा है। तो इससे फिर साबित हो गया कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को रीड करें और उस प्रॉब्लम को सीक्वेंस, सॉरी, सिलेक्शन और रेपिटेशन, इन तीनों के ऊपर मैप करके ब्रेक डाउन कर लें, तो फिर लाजमी बात है जब आप उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने लगे होंगे तो वो जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज फिर सिर्फ क्या रह जाएगा, इन चीज़ों को पढ़ के इनको किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैप करना। वो भी मैं इससे जो नेक्स्ट अभी एपिसोड है उसके अंदर इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कोड के ऊपर भी मैप करने की कोशिश भी करेंगे, और लैंग्वेज के बारे में भी कुछ जेनेरिक बातें करेंगे जो दुनिया की हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होती होंगी। तो यहाँ तक की बात के बाद आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई हैं। अब हम एक काम करते हैं, और वो काम हम ये करते हैं स्टूडेंट्स के, इन्हीं बेस के ऊपर जो हमने किया, हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं, और उनकी शेयरिंग की बेस के ऊपर हम देखते हैं कि अब तक जो हमने डिस्कशन की है उनके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि आप में से जो लोग इसको देख रहे हैं, जब उनके सामने वो एक्सरसाइज आएगी, सो मेरे सोल्यूशन से पहले they will be able to identify the sequence, selection and repetition in that particular problem. तो जनाब,
पहली जो हमारी केस स्टडी है, वो केस स्टडी क्या है जी हमारे पास? वो केस स्टडी ये है कि जी हमने सेल्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। किसकी जी? सेल्समैन की। अच्छा जी, क्या बात है जी, सेल्समैन है, सेल्समैन है, उसकी सेल की परसेंटेज हमें पता है, और सेल्समैन ने जो क्या की है, सेल्स की है, उसकी बेस के ऊपर उसको एक परसेंटेज मिलेगी। हमने उस परसेंटेज की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सो अगर आप अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एवेल्युएट करें क्रिटिकली, तो हमें इसी से पता लग रहा है कि इसमें हमें इनपुट क्या मिलेगी। हमें इसमें इनपुट मिलेगी सेल्समैन ने कितनी सेल्स की है। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब है पहला स्टेप हमारा क्या होगा सीक्वेंस में? इनपुट सेल्स अमाउंट। ओके। नंबर टू स्टेप ये है कि हमें ये बताया जाएगा कि सेल मैन की जो सेल है उसके ऊपर उसको जो कमीशन मिलता है, उस कमीशन की परसेंटेज क्या है। तो आपको दो चीजें पता लग गई। अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है भाई कि उसकी बेस के ऊपर उसका जो कमीशन अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखें और आप एल्गोरिथमिकली इसको सोचें और अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करें, तो आपको पता लग गया कि आपकी इनपुट क्या है? सेल्स अमाउंट। आपकी दूसरी इनपुट क्या है? कमीशन का परसेंटेज। और अब आपकी तीसरी चीज क्या है जो कि आपने निकालनी है? वो आउटपुट है। और वो आउटपुट क्या है कि भाई जितनी उसने सेल की है उस पर जो उसको कमीशन मिला है उसकी अमाउंट क्या है। तो अब हम इस बात को ये कह सकते हैं कि जब भी किसी प्रॉब्लम का हम एल्गोरिथम बना रहे हैं तो हमें उसमें से इनपुट्स आइडेंटिफाई करनी है, आउटपुट क्या है वो आइडेंटिफाई करनी है। और प्यारे बच्चों, जब हम ये कहते हैं कि इनपुट से हमने आउटपुट्स निकालनी है, तो यार लाजमी बात है उसके लिए कोई ना कोई हमने प्रोसेसिंग भी तो करनी है। तो वो प्रोसेसिंग क्या है? वो प्रोसेसिंग भी अभी हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब इसका अगर हम कहें जी सेल्स अमाउंट लेट्स सपोज 1000 है, सेल परसेंटेज लेट्स सपोज 2% है, तो कमीशन जो हमारा है उसकी अमाउंट क्या होगी? तो सिंपल ये जो सेल्स अमाउंट है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें सेल्स परसेंटेज के साथ, तो क्या बनेगा जी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसकी डिनोमिनेटर 100 होता है। तो आपके पास 10 इंटू टू ये 20। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कोई क्वेश्चन का गिवन हो, उसमें से इनपुट्स निकाल के आउटपुट क्या बनानी है वो आइडेंटिफाई करके और फिर प्रोसेसिंग अगर आइडेंटिफाई कर लें, तो अब आपने बगैर किसी लैंग्वेज में एंटर हुए आपने उसका ये एल्गोरिदम बना लिया। और इस एल्गोरिदम को अगर मैं पूछूं कि ये सिलेक्शन, सीक्वेंस और रेपिटिशन उनमें से किस में फॉल करता है, तो आई होप आप इमीडिएटली कह देंगे कि ये केस 1 है, बिकॉज उसमें ये लाइन नंबर 1 जिसमें हमने सेल्स अमाउंट इनपुट लेनी है, ये लाइन नंबर 2 जिसमें हमने सेल्स परसेंटेज इनपुट लेनी है, ये लाइन नंबर 3 जिसके अंदर हमने कमीशन अमाउंट निकालना है, और लेट्स सपोज लाइन नंबर 4 जिसमें हमने इस कमीशन अमाउंट को डिस्प्ले कराना है। तो आप देखिए कि आपने कैसे सीक्वेंस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सिंपल से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो जनाब इस प्रॉब्लम के बाद हम अब इसी के अंदर कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि आपने सेल्स परसेंटेज निकालनी है, और अगर सेल्स अमाउंट जो आपने एंटर की है अगर वो 1000 से ज्यादा है तो परसेंटेज 2 है, और अगर 1000 से कम है तो परसेंटेज ऑफ कमीशन 1% है। तो अब आप देखिए प्रॉब्लम की नेचर सेम है, इसमें सिर्फ एक चीज जो अब नई ऐड हो गई है, दैट इज सिलेक्शन। और सिलेक्शन किस बेस पे ऐड हो गई है कि जो आपकी सेल्स अमाउंट है डियर स्टूडेंट्स, उस अमाउंट की बेस के ऊपर उसकी जो भी वैल्यू है उसके ऊपर आपने कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपने लगाना है। तो अब अगर मैं इसको कोड में ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए मेरा पहला स्टेप फिर क्या होगा जी बताएं? बिल्कुल ठीक है, इनपुट आएगी किसकी? सेल्स अमाउंट की। गुड। नंबर 2 जी बताएं। इनपुट
किसकी? कमीशन परसेंटेज की। देखिए हमें क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि अगर हमारा सेल अमाउंट 1000 से बड़ा है तो 2% है, और अगर 1000 से छोटा है तो 1% है। तो इसका मतलब है इसकी हमें कहीं इनपुट लेने की एज इट इज जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमें पहले से ही हार्ड कोडेड गिवन है। ये जब मैं आपको कोडिंग में लेके जाऊंगा तो वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला तब मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। तो अब इस पे हम क्या कर सकते हैं जी, इस पे हम कहते हैं कि जनाब इस लाइन को फिलहाल हम कट कर देते हैं और हम कहते हैं इनपुट सेल अमाउंट आ गई। अब लाइन नंबर 2 में हम एक कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं अगर सेल अमाउंट ग्रेटर देन 1000 है तो क्या करो, सेल्स अमाउंट को मल्टीप्लाई करो 2/100 के साथ और यहां पर आपका कमीशन अमाउंट आ जाएगा। वेरी गुड। लेकिन अगर ये कंडीशन क्या होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स पार्ट में जो कमीशन अमाउंट है वो कैसे निकलेगी, सेल मल्टीप्लाई बाय 1, सेल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1/100। सो मेरे ख्याल में आप बड़ी इजीली ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि बगैर किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, बगैर किसी कंफ्यूजन के हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यार सीक्वेंस के साथ साथ इस प्रॉब्लम के यूज केस में हमें सिलेक्शन की भी जरूरत थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर लगाई और आई होप आपको समझ आ गई। तो ये जनाब इसी प्रॉब्लम का अब तीसरा वेरिएंट बना लें। इस प्रॉब्लम का तीसरा वेरिएंट क्या है, इस प्रॉब्लम का तीसरा वेरिएंट ये है भाई जिसमें हम चाहते हैं सीक्वेंस सिलेक्शन के साथ साथ हम क्या यूज कर लें, शाबाश बताइए जनाब, रेपिटिशन भी यूज कर लें। तो क्या हुआ जी, अब की उसने कहा कि आपके पास 5 सेल्स पर्सन हैं जिनकी सेल्स अमाउंट आपके पास आएगी, और अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल पर्सन की सेल 1000 से ज्यादा है तो 2% प्रॉफिट दे दो, 1000 से लेस है तो 1% प्रॉफिट दे दो। अब इसमें रेपिटेशन किस बेस पे होनी है सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस बेस पे। तो इसका मतलब है हम यहां पर अगर आप यूं लिख दें, रिपीट करो कितनी दफा, कितने सेल्समैन है 5, बिल्कुल ठीक है, रिपीट करो 5 टाइम्स। अब रिपीट क्या करना है, इनपुट लो किसकी, सेल्स अमाउंट की, बिल्कुल ठीक है। अगर सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000 है तो वही जो हमारा पहला फार्मूला था, सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2/100, यहां से कमीशन अमाउंट आ जाएगी। एल्स कमीशन अमाउंट बराबर है सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1/100। अब अगर आप नोट कीजिए तो ये जो रिपीट वाला काम है इसके अंदर ये काम रिपीट हो रहे हैं, और जब इस तरीके से हम 5 दफा इस रेपिटेशन के अंदर इनपुट लेंगे और हम उसकी बेस के ऊपर उनको कमीशन अमाउंट निकाल के डिस्प्ले करा देंगे। तो आप देखिए अगर आपने प्रॉब्लम को समझना सही तरीके से शुरू कर दिया और उसको सीक्वेंस सिलेक्शन और रेपिटेशन पे मैप करना शुरू कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स इंप्रूव करके जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो सिंपल फिर ये होगा कि आपने अपने उस एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन को सिर्फ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, जो कि फिर एक आसान सा टास्क है जिस पर मैं अगले 1 से 2 लेक्चर में आपके साथ इंशाल्लाह बात करूंगा। सो आई होप आपने ये चीज़ इंजॉय की होगी, आपको ये बात समझ आई होगी। तो अब हम इससे अगले एपिसोड में लैंग्वेज में जाने से पहले कुछ आपका लैब टास्क या क्विज टास्क आपके सामने पेश करेंगे जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और हम उस लेक्चर के एंड पे उसके जनरलाइज सॉल्यूशन के बारे में आपसे बात करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसकी इनपुट्स आउटपुट और प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। एल्गोरिदम को लिखने के लिए या सूडो कोड लिखते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं, और उस एल्गोरिदम के अंदर आपके पास 3 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो कि सीक्वेंस है जो कि 1 बाय 1 चलेगा, जो सिलेक्शन है जो किसी कंडीशन की बेस पे चलेगा, और रेपिटेशन है जो किसी कंडीशन की बेस पे किसी एक चीज़ को स्पेसिफिक टाइम्स या किसी कंडीशन के मीट होने तक रिपीट करेगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में कुछ छोटे से टास्क लेके इसको और एक लेवल पे बिल्ड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और
अपने कमेंट्स दें अगर कुछ क्यूरी या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं। सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि वेरी सून आपके पास आएगा इसी के क्विज के ऊपर, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एल्गोरिदम को लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के बारे में कुछ आपके साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।